अस्थि विसर्जन को चुनने, अस्थि विसर्जन को चुनने चले थे साथी चार। अस्थि विसर्जन को चुनने चले थे साथी चार। शमशान तक भला जाए कैसे, किसको दे दायित्व सभी करे विचार। बंटवारा हमारा हक था, ये काम करेगा अब जवाई। उसे भी तो मिला मकान, क्या हमने ही ली सारी कमाई। वाह रे दुनिया, वाह रे दुनिया, क्या खूब है तेरा खेल। क्यों नहीं जन्म मृत्यु के विचार खाते हैं मेल। जिंदा था तब जो गले लगे, मरने पर थे सब मिलकर रोए। शमशान भूमि में राख पड़ी, सभी सोचे भला अस्थियों का बोझ अब कौन ढोए। दोस्तों, मृत्यु का तीसरा दिन बड़ा ही असमंजस भरी स्थिति, दिल में दर्द लिए पुनः काम की ओर लौटने के लिए मैं बेमन बना ऑफिस की ओर जाना ही चाह रहा था और बहुत परेशान सा था। अब दोस्त ना रहा, दोस्ती के अरमान ही सही, उन बातों को याद कर रहा था कि तभी सोचा कि कहीं ना कहीं तो बेशक उसकी यादें अविस्मरणीय तो बनी ही रहेगी। जैसे जैसे कुछ दिनों पहले की ही बात है, जब थोड़ा परेशान होने पर मुझे दोस्ती का वास्ता देकर वह अक्सर कई बहुत सी ऐसी बातें बताया जाता था जो शायद उसने किसी को ना बताई हो। वो कहता भी था कि मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्यों तो बड़ी अजीब सी उलझन लगती है। फिर भी यदि कुछ हो गया तो संभव तो नहीं, लेकिन फिर भी परिवार का ध्यान रखना। और जाने अनजाने में या ना जाने किस विश्वास के साथ वह यह मुझे बता गया और एक छोटा पेपर हाथ में देते हुए वो कहा गया था कि ये एक एफडी का पेपर है। मैं खोल के देखा तो 8 लाख रुपए की एफडी थी। मैं सोचा कि इस बारे में बता दूं, जो सिर्फ उनकी पत्नी के नाम पर ही केस होगी, सिर्फ उन्हीं के अकाउंट में जाएगा पैसा। लेकिन ये बात उसने मुझे ही क्यों कही और उसकी मृत्यु के बाद सिर्फ उसकी पत्नी को ही बताने के लिए क्यों कहा। मैं ऐसी अजीब सी उलझन में खोया जा रहा था कि आखिर 1 माह बाद वो सिर्फ पत्नी को क्या बात होगी। तभी मैंने देखा उनके जवाई साहब मेरे घर पधारे और मुस्कुराते हुए बोले, जी सरकार, अब हमें भी चलना चाहिए। यदि कुछ और काम हो तो हमें बताएं। ऑफिस का भी समय हो चला है, 2-3 दिन हो गए और रही बात, बंटवारा भी हो ही गया है और फिर मैं बहुत जल्द लौट आऊँगा। मैं सोचा कि आज तक क्यों और इतनी हड़बड़ाहट में जाने का कैब के पीछे क्या कारण है। लेकिन मुझे याद आया कि कल जब अस्थि चुनने के लिए सभी लोग गए थे, तब यही जवाई जो बड़ी तेज़ी से अस्थियों को टटोल रहा था, मुझे लगा कि शायद कोई एक भी अस्थि ना छोड़ना चाहे। लेकिन तभी मैंने गौर किया कि वो कुछ और चीज़ की तलाश कर रहा है और मेरा शक सही निकला। थोड़ी ही देर में उसके हाथ में एक सिक्का लगा और उसके चेहरे पर चमक सी आ गई। मुझे तो इतना बुरा लगा कि मैंने वहाँ से नज़रें हटा ली। फिर भी उसने मुझे अपनी नज़रें चुराते हुए देख लिया और बोला, ये बहुत काम में आता है सरकार, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको नहीं पता। मैं सोचा हाँ, शायद मुझे ना पता हो। मैं कुछ ना कह सका, वो अभी तक मेरे ज़हन में वही विचार था। मैं कुछ ना कह सका और मैंने उन्हें कहा, ठीक है, जैसे सबकी मर्ज़ी, आप चले जाइए, बिटिया तो रहेगी। बोले हाँ, अभी तो वो रहेगी। इतना कहकर वो चल दिए। तभी सर जी की अजीबोगरीब आवाज़
और अभिवादन सुनकर जैसे मेरा ध्यान दूसरी की ओर गया तो मैं भौचक्का सा रह गया, क्योंकि सर जी जैसा शब्द बहुत कम ही सुनने में आता था, और वो भी मेरे जैसे सामान्य मजदूर के लिए सर जी का अभिवादन वाकई बहुत हटके था। मैं देखा तो भौचक्के रह गया कि मेरे एक प्रोजेक्ट ऑफिसर का ड्राइवर, जो साला कभी किसी और ऑफिसर को सर नहीं बोलता, आज मुझे सर का अभिवादन समझ नहीं आता। मेरे लिए उसका सर का अभिवादन तो जैसे मेरा दिमाग ही घुमा गया। साला जूते मार रहा है या कुछ काम निकालने आया है। मैंने अपने आप को संभालते हुए पूछा, हाँ जी बोलिए जनाब, आप इस गरीब के घर कैसे? वह मुस्कुराते हुए बोला, साहब आपको बुलाया है। बोले, सर को बुला लाओ, अर्जेंट काम है, गाड़ी भेजिए। अभी टाइम ऑफिस में सब इंतज़ार कर रहे हैं, शांति सभा भी रखवाए है भीरू की। इतने सारे सवाल और सवालों में छुपे हुए जवाब ने मुझे हिला के रख दिया, और ना चाहते हुए भी तुरंत निकल गया। वो पूरे रास्ते भीरू की बड़ाई और वीर गाथाएं एक भाट की तरह ऐसे सुना रहा था जैसे जाने कि उपकार किया हो भीरू ने कभी उस पर, या ये भी हमारे साहब को ही सिखा कर भेजे हैं। जाते ही प्रोजेक्ट ऑफिसर ने ऐसे मालूम हुआ जैसे मेरा सभी इंतज़ार कर रहे हो। मुझे प्रोजेक्ट ऑफिस में इससे पहले कभी इतनी इज्जत नहीं मिली थी, इसलिए थोड़ा डर लग रहा था। हाँ तो आइए रामदीन जी, आपका इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा था ना कि इनके जैसा कर्तव्यनिष्ठ आदमी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एक तो साथ छोड़ दिया, खैर होने को कौन टाल सकता है। चलिए पहले शांति सभा में चलते हैं, फिर बात करेंगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। शांति सभा में अभिवादन और पुरानी यादों के बीच बातचीत का दौर चलते जा रहा था, और तभी मेरे किसी साथी ने मुझे बड़े गौर से बताया कि शांति सभा के बाद मिलने वाले फंड और हुई दुर्घटना में कुछ उलटफेर करने के लिए आपकी गवाही अनिवार्य है, इसलिए आज आपको इतना विशेष अतिथि सत्कार दिया जा रहा है। थोड़ा सहज कर रहिएगा, क्योंकि हो सकता है भीरू के परिवार को इंसाफ के नाम पर कुछ चंद सहूलतें ही मिल सके। मैं भी सोचा, वाह रे जिंदगी, क्या वाकई किसी एक की मौत के ऊपर दूसरे का उपकार, उपहार या औपचारिक व्यवहार हर कुछ निर्भर करता है। हर आदमी आज अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को सूली पर चढ़ाने में लगा हुआ है। अजीब है ये व्यवहार। कोई नहीं जानता कि कल खुद उसके जीवन का क्या होगा, लेकिन वह फिर भी बाज नहीं आता दूसरे की मौत का जश्न मनाने के लिए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वास्तव में मौत का जश्न मरने वाला भी बनाता है कि उसे अच्छा हुआ, ऐसे रिश्ते, ऐसे समाज से मुक्ति मिली जो सिर्फ और सिर्फ उसकी मौत का ही इंतज़ार कर रहा हो। धन्यवाद साथियों।